नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सबसे पहले खबर निशिकांत दुबे के साथ जुड़े हुए बता दें आपको कि निशिकांत दुबे के अवमानना का पूरा मामला है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक वकील को लगने वाली अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील को कहा है कि उन्हें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की अनुमति लेनी होगी। दुबे ने शीर्ष अदालत और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी की थी। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने वकील से कहा है कि उन्हें अटॉर्नी जनरल के सामने अपना मामला बनाना होगा। वे अनुमति देंगे। अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपना अवमानना की याचिका दायर करने से पहले अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति लेनी होगी। और दुबे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश देश के सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद कुछ वकीलों ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी थी। दुबे की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब भाजपा नेता न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं। उनका आरोप है कि न्यायपालिका कार्यकारी निर्णय ले रही है और न्यायिक आदेशों के माध्यम से कानून बना रही है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देते हुए कहा है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता। सरकार का तर्क है कि संशोधन केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के सेकुलर पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए है। सरकार ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर की छूट से मौजूदा वक्फ भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले से ही पंजीकृत है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने से मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। सरकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें आपको कि सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्डों द्वारा सरकारी भूमि पर दावा करने के कई उदाहरण हैं, इसीलिए सरकार ने इन दावों को रोकने के लिए एक तंत्र प्रदान किया है। सरकार ने कहा है कि संशोधन अधिनियम न्यायिक जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर भविष्य में ऐसी टिप्पणियां की गई तो सो मोटो कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस दिबांकर दत्ता ने कहा है कि महात्मा गांधी को भी ब्रिटिशों का सेवक नहीं कहा जा सकता सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वायसराय को लिखे पत्र में आपके विश्वास पात्र सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता को उन्माद फैलाने वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एएम सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी भविष्य में ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगे। कोर्ट ने हालांकि इस शर्त को आदेश में शामिल नहीं किया। अगली खबर का रुख करते हैं। पेगासस जासूसी मामले में सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की गई समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई तय कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं में से एक याचिका के लिए पेश वकील श्याम दीवान ने इस मामले से जुड़ी सीलबंद लिफाफे में रखी गई समिति की रिपोर्ट को जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए तत्काल आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि समय की कमी की वजह से आज इस मामले पर सुनवाई संभव नहीं है।
हम इसे मामले को 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। दरअसल पेगासस जासूसी मामले की जांच करने वाली कमेटी ने 2022 में ही रिपोर्ट सौंप दी थी और जिसमें कमेटी ने अपनी तरफ से जांचे गए किसी भी मोबाइल में पेगासस स्पाइसवेयर होने की पुष्टि नहीं की थी। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे लोगों की तरफ से कुल 29 फोन दिए गए हैं और 5 फोन में मालवेयर होने का अंदेशा पाया गया है। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि ये पेगासस ही है। इसके अलावा कमेटी ने रिपोर्ट को लेकर भविष्य के लिए कुछ सिफारिशें भी दी हैं, जिसमें कहा गया था कि लोगों की निजता के मद्देनजर मोबाइल फोन की जांच में मिले तथ्यों को प्रकाशित न किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसी को आधार बनाकर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई। पेगासस जासूसी का पूरा मामला है। याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। बता दें कि समिति ने 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बताया भी जा रहा है कि इस पूरे मसले पर जांचे गए किसी भी मोबाइल में पेगासस स्पाइसवेयर होने की पुष्टि नहीं हुई थी, ऐसा रिपोर्ट के हवाले से खबर है। सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग। अगली खबर का रुख करते हैं और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने बालाजी को उनके मंत्री पद और स्वतंत्रता के बीच चयन करने के लिए कहा है और उन्हें अगले सोमवार तक फैसला लेने के लिए समय दिया है। न्यायमूर्ति अभय अशोका ने कहा है कि आपको अपने पद और स्वतंत्रता के बीच चयन करना होगा। आपको क्या फैसला लेना है? न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि बालाजी को जमानत केवल मुकदमे में देरी और लंबी कैद के आधार पर दी गई, न कि मामले की मेरिट पर। बालाजी पर कैश फॉर जॉब्स घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप हैं। उन्हें सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अब कोर्ट ने बालाजी के मंत्री पद को जमानत के लिए खतरा बताया है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा है कि कोर्ट को चिंता है कि अगर बालाजी जैसे राजनेता जमानत पर रिहा होने के बाद भी मंत्री पद संभालते हैं तो इसका गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि उसकी उदार जमानत नीति का दुरुपयोग हो। कोर्ट ने बालाजी को अगले सोमवार तक फैसला लेने के लिए समय दिया है। अगर बालाजी मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका रद्द कर दी है। बता दें आपको कि जिसमें विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि न तो विशेष जांच टीम और न ही मजीठिया जांच के बारे में मीडिया में कोई बयान देंगे। कोर्ट ने कहा कि मजीठिया जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि मजीठिया गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जांच के बारे में मीडिया में बयान दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि मजीठिया की गतिविधियों से जांच प्रभावित हो रही है। मजीठिया के वकील ने कहा है कि जांच अधिकारी भी मीडिया में बयान दे रहे हैं और जांच के बारे में जानकारी लीक कर रहे हैं। वकील ने कहा कि दोनों पक्षों को जांच के बारे में मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को मीडिया में बयान देने की जरूरत नहीं है और कोर्ट ने दोनों पक्षों को जांच के बारे में मीडिया में बयान न देने का निर्देश दिया।
तो बता दें आपको कि मजीठिया के वकील ने कहा है कि जांच अधिकारी भी मीडिया में बयान दे रहे हैं और जांच के बारे में जानकारी लीक कर रहे हैं। वकील ने कहा है कि दोनों पक्षों को जांच के बारे में मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोधरा कांड की। दरअसल बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन जलने के मामले में लंबित 2018 की अपीलों की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की है। कोर्ट ने कहा है कि इन तारीखों पर कोई भी अन्य मामले नहीं सुने जाएंगे। दोषियों द्वारा अपनी सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपीलें और गुजरात राज्य द्वारा दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली अपीलें न्यायमूर्ति J.K. माहेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। कोर्ट का आदेश कुछ इस तरह से था। कोर्ट ने कहा कि 6 और 7 मई को ये मामला लगातार सुना जाएगा। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से कहा कि वे 3 मई से पहले एक संशोधित संकलन प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो अन्य मामलों को बाद में सुना जा सकता है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की S6 यानी S6 बोगियों में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसमें 11 की मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और अन्य 20 की सजा को बरकरार रखा था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। नवंबर 2022 में कोर्ट ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया, मतलब जमानत को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया था। दिसंबर 2022 में कोर्ट ने फारूक नाम के एक दोषी को जमानत दी थी। अप्रैल 2023 में कोर्ट ने 8 आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को जमानत दी थी और 4 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगली खबर का रुख करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम यानी कि पूरा विवाद निवारण आयोग या NCDRC के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक अस्पताल को डॉक्टर्स की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके कारण एक मरीज की मौत हो गई थी। NCDRC ने अस्पताल और डॉक्टर पर क्रमशः 15 लाख और 5 लाख का कुल मुआवजा लगाया था, जिसके बाद अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई थी। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड और साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि चिकित्सा में लापरवाही बरती गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अस्पताल ने पहले ही 10 लाख जमा कर दिए थे, जो ब्याज के साथ अब पर्याप्त मुआवजे के रूप में माना जाएगा। मृतक युवक की उम्र 27 वर्ष थी और वह बीटेक का छात्र था। बता दें आपको कि उसकी आय मामूली थी और भविष्य की आय का अनुमान लगाना मुश्किल था। न्यायालय ने कहा कि जमा किए गए 10 लाख रुपए और उस पर अर्जित ब्याज न्याय के हित में पर्याप्त मुआवजा होगा। इस प्रकार कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य अंश कुछ इस तरह है।
हमने पक्षों की ओर से पेश किए गए सबमिशन पर विचार किया और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से चिकित्सा में लापरवाही बरती गई थी। हमें बताया गया है कि उक्त राशि समय समय पर नवीनीकृत किए जाने वाले अल्पकालिक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश की गई है और ये राशि स्वचालित नवीनीकरण सुविधा के साथ समय के साथ बढ़ी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के उत्पाद मुआवजा के खिलाफ सभी विज्ञापन चाहे वे प्रिंट हो या फिर वीडियो हटा दिए जाएंगे। रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने न्यायमूर्ति अमित बंसल के समक्ष ये बयान दिया। हालात आपको बता दें कि अदालत हमदर्द की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पतंजलि और रामदेव पर मुआवजा उत्पाद के खिलाफ शरबत जिहाद टिप्पणी को लेकर विवाद था। इस महीने की शुरुआत में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत को बढ़ावा देते हुए दावा किया था कि हमदर्द के मुआवजा से होने वाली कमाई मदरसों और मस्जिदों के निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। बाद में रामदेव ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। पतंजलि और रामदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए नायर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि ये रुख हलफनामे पर आना चाहिए। नायर ने निर्देशों के तहत अदालत को ये भी बताया कि सभी विवादित विज्ञापन चाहे प्रिंट हो, वीडियो हो या फिर पतंजलि और रामदेव द्वारा हटाए दिए जाएंगे और अदालत ने तब रामदेव से एक हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें वे भविष्य में हमदर्द के खिलाफ कोई भी बयान या विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करने का वचन दे। न्यायमूर्ति बंसल ने रामदेव को हलफनामा दायर करने के लिए 5 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 1 मई को निर्धारित की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी हमदर्द के लिए पेश हुए और दलील दी कि ये एक चौंकाने वाला मामला है जो न केवल मुआवजा उत्पाद की निंदा करता है बल्कि ये एक सांप्रदायिक विभाजन का मामला भी है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी एक घृणा भाषण के समान है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।